हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे सब के सब अलर्ट मोड में हो गए हैं। जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं, जिन्होंने इसके पहले प्रिपरेशन नहीं किया या फिर जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है, तो वो बच्चे भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि हम क्या करेंगे बोलो, इस बार फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम को क्या करेंगे बोलो, देंगे। ठीक है, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है ना, सेक्शनल टाइमिंग को इंक्लूड कर दिया गया है। और आपको पता है कि जो प्री और मेंस है, दोनों एग्ज़ाम के जो बीच में अच्छा खासा गैप मिलने की बात की गई है नोटिफिकेशन में। तो हमें क्या करना है, अपनी तैयारी को इस हिसाब से करना है कि जिससे हमारा प्री और मेंस दोनों कवर हो सके। क्योंकि आपको पता है कि जो प्री का नंबर है वो आपका मेरिट में ऐड होने वाला नहीं है। बात समझे ना, मेंस का ही नंबर क्या करेगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बट बिना प्री क्वालिफाई किए आप मेंस में भी नहीं जा पाओगे, है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करते समय प्री और मेंस दोनों को ध्यान में लेके चलना है। बात समझ पाए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई नहीं बता सकता कि प्री ज़्यादा टफ आएगा कि मेंस ज़्यादा टफ आएगा। देखो, मेंस के क्वेश्चंस का जो लेवल था सीजीएल 2025 में वो हल्का था इन कंपैरिजन टू जो प्री का लेवल था। बात समझ पा रहे हो ना। तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, अगर आप सारे वीडियोस को देखते हैं और जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका बताऊँगा, अगर आप इन तरीक़ों पे स्टिक रहते हैं, आप भले फ्रेशर हैं, ठीक है, आप भले आपकी तैयारी नहीं हुई है, फिर भी इंग्लिश में आपका एक अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा PYQ सीरीज़ है। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 करोर्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस इन ब्रिटेन। अब आपको हमें बताना है यहाँ पर कि दिए गए सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, रीड करने के बाद जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, सबसे पहला रूल आप याद रखो कि अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो आने वाला वर्ब होगा, बोलो क्या, प्लूरल। ये रूल आपको पता होना चाहिए, बार बार आप इसको रटिए। ठीक है, ये कोई भी क्वेश्चन आप इंग्लिश का सॉल्व करोगे तो इसमें ये रूल हर एक क्वेश्चन में लगता है, चाहे पैरा जंबल हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे आपका फिलर्स हो, चाहे बोलो क्या हो, एरर का सवाल हो। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस बनता किससे है बोलो, वर्ब से बनता है। बिना किसी वर्ब के हम जो है सेंटेंस को बना नहीं सकते। मतलब सेंटेंस के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो बोलो किसका होता है, वर्ब का होता है। तो किसी भी स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें जो है चेक करना पड़ता है, बोलो क्या, एग्रीमेंट किसका, बोलो वर्ब का। किसके साथ चेक करना पड़ेगा, बोलो सब्जेक्ट के साथ चेक करना पड़ेगा। बात समझे ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मोर शब्द का इस्तेमाल किया है। मोर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में। CDA का मतलब बोलो क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल ओनली 2 के लिए होता है, मतलब सिर्फ 2 लोगों के लिए ही
कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। समझ पा रहे हो? और जब आप कंपेयर करते हो तो वहाँ पर हम जो है मोर के साथ बोलो क्या लगाते हैं, देन। मतलब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ जो है हम देन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझे ना? सबको क्लियर हो गया कि जो तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल जो है हम सिर्फ टू के लिए करते हैं, ओनली टू के लिए करते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बोल दिया कि जो तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ हमेशा बोलो क्या आता है, देन आता है। और जो तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री होता है पीडीए, इसके साथ हमेशा बोलो क्या आता है, एज आता है। तो याद करना, जो तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसके साथ हमेशा एज आता है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ हमेशा बोलो क्या आता है, देन आता है। इस बात को आप दिमाग में एकदम सेट करके रख लो, कोई भी चाहे नया हो चाहे पुराना हो, बार बार बोलना है। पॉजिटिव डिग्री के साथ एज आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है। कंपैरेटिव डिग्री जो है सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल मोर देन टू के लिए होता है। मतलब दो से ज़्यादा के लिए जो है हम लोग सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखो मोर 600 करोड़ बोला गया है। समझ पा रहे हो? अब तुम्हें पता है कि मोर तो अकेले आएगा नहीं, है कि नहीं है? मोर कभी भी अकेले बोलो नहीं आएगा। मोर के साथ जो है हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोलो देन लगाना पड़ेगा। बात समझे ना? इसीलिए इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर बी में बोलो क्या है, मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बन जाएगा पार्ट नंबर बी। सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, आप चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, ठीक है, चुपचाप देखते रहो, समझ में आएगा। अगला लिखा हुआ है रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट्स। अब ऑप्शन मेरे पास स्टेटमेंट ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है और बोलो क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। जो पैरा जम्बल है, देखो पैरा जम्बल तुम्हारा प्री में भी आ सकता है और पैरा जम्बल मेंस में भी आ सकता है। बात समझे ना? तो पैरा जम्बल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। इसीलिए जो है आप देखोगे इसको हम करते कैसे हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है, हमें पैरा जम्बल में बनाना होता है पेयर। बोलो क्या बनाना होता है, पेयर बनाना होता है, ठीक है। जो पैरा जम्बल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें क्या बनाना होता है, बोलो पेयर बनाना होता है। आपको पता है कि अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है। अगर मैं इसको प्रॉपरली अरेंज करूँगा तो अरेंज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा। बात समझे ना? इसको अरेंज करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, बोलो एक पैराग्राफ मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देखो ए में हैज़ लिखा हुआ है। हैज़ बोलो क्या है, एक वर्ब है। तो अगर हैज़ वर्ब है तो इस वर्ब का कोई ना कोई बोलो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब तुम्हारा सिंगुलर है तो सब्जेक्ट बोलो क्या होगा, ये भी सिंगुलर होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि जो हैज़ लिखा हुआ है, हैज़ यहाँ पर बोलो क्या है, सिंगुलर है। तो हैज़ का हमें खोजना पड़ेगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब ए के पहले कुछ ना कुछ आएगा, मतलब सेंटेंस तुम्हारा ए से तो स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों बोलो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर बचा है कि देखो बी से स्टार्ट होगा या फिर सी से स्टार्ट होगा। बोला है बी में द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सी में बोला गया है टू द स्टडी राइज इन ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स। सी से कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम्हारा बन जाएगा बी, डी, ए और सी। तो जब भी आपके पास पैरा जम्बल के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आप पेयर बना के जो है क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत टफ नहीं होगा। देखो ये 2025 मेंस का सवाल है जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ये CGL 2025 मेंस के क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो आप देखो कि चुटकियों में आप क्वेश्चंस को ला सकते हो। तीसरा लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। मतलब मेरे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द बर्गलर
डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न। इसको हमें चेंज करना है, बोलो किसमें, पैसिव वॉइस में। अब देखो, जब तुम किसी सेंटेंस को एक्टिव से चेंज करते हो पैसिव में, ठीक है, सब्जेक्ट तुम्हारा बोलो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। दूसरी बात, वर्ब तुम्हारा चेंज होता है, जैसे जो तुम्हारा इज़ हो गया, एम हो गया, आर हो गया, उसके बाद वाज हो गया, वर हो गया, ठीक है। अब अगर एक्टिव वॉइस में डू लिखा हुआ है, डस लिखा हुआ है, या फिर डिड लिखा हुआ है, अगर एक्टिव वॉइस में डू डस डिड लिखा हुआ है तो पैसिव में किस में चेंज होगा, बोलो इज़, एम, आर, वाज और वर में चेंज होगा। बात समझे ना। अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, तो पैसिव में अगर आप इसको चेंज करोगे तो हैज़, हैव, हैड के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोलो बीइंग लगाना पड़ेगा। बात समझे। कंटिन्यूअस टेंस में जो है पैसिव में क्या लगता है, बोलो BEING, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हम जो है बी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। बात समझे ना। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हो। अगर मॉडल वर्ब आता है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू और ought टू, तो उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब का बोलो क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर तुम्हारा बदलेगा। जैसे आपका डू डस डिड लिखा हुआ है तो ये तुम्हारा एक्टिव में है, और इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो ये तुम्हारा चेंज होगा इज, एम, आर, वाज, वर में। अगर हैज़, हैव और हैड आ रहा है एक्टिव में तो पैसिव में इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, बोलो बीन लगाना पड़ेगा। अब आप देखो बर्गलर लिखा हुआ है, द बर्गलर डिस्ट्रॉयड, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। तो अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो ये तुम्हारा चेंज होगा पैसिव में। और याद करना, पैसिव में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा होता है। इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो बीइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि बीइंग का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, बोलो बीइंग का इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस में। सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है, ये भी तुम्हारा नहीं बनेगा, है क्या नहीं है। इसका तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगा, वाज या वर प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म में। अब सेवरल आइटम्स जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा ये भी बोलो क्या होगा भाई, प्लूरल हो जाएगा। बात समझे ना। इसीलिए जो है यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। समझ गए होगे सभी लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी हमें अरेंज करना है, ठीक है। इसको भी हमें बोलो क्या करना है, अरेंज करना है। देखो जो भी तुम्हारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का सवाल आएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक से सॉल्व करो, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं है। अब देखो कोई भी तुम्हारा जो सेंटेंस होगा वो जनरली हाउएवर से स्टार्ट तो होगा नहीं, मतलब डी से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर मेरे पास बचा बी और ए में लिखा हुआ है हेयर, हेयर से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब बी में लिखा हुआ है कि अक्रॉस मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देयर एग्जिस्ट अ विजिबल कॉन्फ्लिक्ट इन हाउ द ओल्ड एंड द न्यू को एग्जिस्ट, मतलब जो बी वाला है ये दे रहा है इंट्रोडक्शन, मतलब जो तुम्हारा सेंटेंस होगा वो स्टार्ट किससे होगा, बोलो बी से। अब बी के बाद आप देखोगे, बी के बाद लिखा, देखो बी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऑप्शन में देखो बी के साथ सी आ रहा है, बी के साथ क्या आ रहा है, बोलो ए आ रहा है। दो ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बी के साथ चाहे ए आएगा, बी के साथ बोलो क्या आएगा, चाहे सी आएगा। अब आप खुद ध्यान से देखो कि बी के साथ क्या मैं ए लगा सकता हूँ क्या, बी के बाद तुरंत हेयर आ रहा है, द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लैडन तमिल स्ट्रीट्स ब्लेंड इनटू वन अनदर,
मतलब बी के बाद तो ए बन नहीं रहा है, इसीलिए बन जाएगा BCDA। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। समझ पाए ना? चलो अगला लिखा हुआ है इडियम मीनिंग। हमें बताना है कि दिए गए इडियम का क्या मीनिंग होगा। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अब देखो जो वर्ड तुम्हारा लिखा होगा इडियम में उसका मीनिंग वो कभी भी नहीं होगा। मतलब इडियम विल बी डिफरेंट एंड मीनिंग विल बी डिफरेंट, दोनों बोलो क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। बात समझे ना? तो लिखा हुआ है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब क्या हुआ? टेलरिंग की बात तो होगा नहीं, है कि नहीं है? अब यहाँ पर देखो, अगर हम समय पर किसी चीज़ को सिला लेते हैं तो वो 9 मतलब ज़्यादा पैसे बचा देता है। ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड नहीं होगा, बनेगा टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स मोर वर्क। बात समझे ना? तो इस प्रकार जो है जब भी इडियम का सवाल आए आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, और जो इडियम में जो वर्ड लिखा हुआ है अगर वो वैसा वर्ड लिखा हुआ है तो वो तुम्हारा कभी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इडियम को आप जनरली ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं होता। ठीक है, अब पहले का ज़माना गया कि 200 क्वेश्चन आ रहा है तो 10-20 सवाल इडियम के पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो अगला सवाल तुमसे क्या लिखा हुआ है कि ही इंक्वायर्ड वेदर द बॉयज नेम वाज अहमद। ये तुम्हारा एक स्टेटमेंट है और ये तुम्हारा दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। बोलो किसमें? डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। जब तुम किसी सेंटेंस को चेंज करते हो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, देखो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है स्पीकर के द्वारा बोला गया वर्ड, जो स्पीकर अपने मुंह से एज इट इज़ बोल देता है वही तुम्हारा होता है डायरेक्ट स्पीच। और अगर तुम उस स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्द में अगर आप मॉडिफाई करते हो, ठीक है, तो वही तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। अब तुम ही सोचो, जैसे मैंने बोल दिया ही सेड यू आर माई फ्रेंड, लिखा हुआ है कि ही सेड यू आर माई फ्रेंड। अब आप देखोगे यहाँ पर ही सेड जो लिखा हुआ है ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, यू आर माई फ्रेंड जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको बोलो क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब को ही देख करके रिपोर्टेड स्पीच में बोलो क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, और याद करो जब तुम किसी सेंटेंस को चेंज करते हो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को हम दैट से जोड़ते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं बोलो किसका? इफ़ या वेदर का। बात समझे? अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी तो वेदर आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब से तुम्हारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। लिखा हुआ है कि ही इंक्वायर्ड वेदर द बॉयज नेम वाज अहमद, ही सेड ही, अब देखो ऑप्शन क्या क्या है? ही आस्क्ड द बॉयज नेम इज़ अहमद गलत है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पहले आएगा। वेदर आ रहा है इसमें, ये भी तुम्हारा बोलो क्या होगा? गलत होगा। अब आप देखोगे यहाँ पर वाज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोलो वाज। अब तुम्हें पता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच होगा अगर ये प्रेजेंट में है तो ये तुम्हारा पूरा किस में बदलेगा? बोलो पास्ट में। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा किस में है? प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज होगा, कोई भी चेंज बोलो नहीं होगा। बात समझे? चलो, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो मतलब रिपोर्टेड स्पीच होगा प्रेजेंट में, तभी वो किस में बदला है? बोलो वाज में बदला है। मतलब आंसर में जो है वाज तो आएगा नहीं, इज आएगा, इसीलिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए भाई? चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, सिनोनिम बताना है। एरोनियस लिखा हुआ है, वाइटल लिखा हुआ है, फेलेसियस लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा है। अब मुझे बताना है एरोनियस का सिनोनिम क्या होता है। एरोनियस, ठीक है, एरोनियस का सिनोनिम क्या होता है। एरोनियस का मतलब होता है रॉन्ग। एरोनियस का मतलब बोलो क्या होता है, रॉन्ग होता है, या फिर बोलो क्या होता है, मिस्टेकन होता है। तो एरोनियस का तो सिनोनिम बताना है, राइट एक्यूरेट तो अपोजिट है, वाइटल नहीं होगा, बोलो क्या बन जाएगा, फेलेसियस बन जाएगा। इस प्रकार जो सिनोनिम एंटोनिम के सवाल आते हैं उसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, कम क्विकली इफ़ यू विल कैच द ट्रेन। इसको हमें इम्प्रूव करना है, कैसे करोगे। अब देखो, इफ़ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आता। अगर आप पढ़ोगे कंडीशनल तो इसमें एक होता है प्रेजेंट कंडीशनल। प्रेजेंट कंडीशनल का फॉर्मूला होता है इफ़ के साथ हमेशा प्रेजेंट आता है, और जो मेन क्लॉज होता है उसके साथ बोलो क्या आता है, फ्यूचर आता है। जैसे मैंने बोल दिया, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, तो क्या बोलोगे, इफ़ यू विल स्टडी, गलत है। तो इफ़ यू विल तो तुम्हारा बोलो क्या होगा, गलत होगा, है कि नहीं है। तो तुम्हारा इफ़ यू हैव भी नहीं आएगा, बनेगा इफ़ यू वांट टू, अगर तुम ट्रेन को कैच करना चाहते हो जल्दी आओ, ठीक है। चलो अगला लिखा हुआ है, हमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा स्पेलिंग तुम्हारा जो है गलत है। अब देखो, सबसे पहली बात, तुम्हारा इम्पीरियल सही है, इम्प्लीकेशन सही है, इम्पेटुअस सही है, इम्पेटुनेंट तुम्हारा गलत है, इसका बन जाएगा इम्पेटिनेंट। समझे ना, इम्पेटुनेंट नहीं होता, इम्पेटिनेंट होता है। तो देखो, जो आप रीड करो, मतलब कोई ना कोई किताब पढ़ो, कुछ भी करो ना, तो स्पेलिंग का क्या होगा कि वो देख के पता लग जाएगा 4 ऑप्शन में से कि कौन सा तुम्हारा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर व्हेन द बॉल रोल्ड टुवर्ड्स हिम, ठीक है। अब हमें इम्प्रूव करना है। पहला लिखा हुआ है स्टैंड बिसाइड, स्टूड बिसाइड, स्टैंडिंग बिसाइड, नो इम्प्रूवमेंट। आपको मैं बता दूं, जो तुम्हारा बिसाइड होता है, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, और एक शब्द होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है। तो टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स थोड़ी होगा, बिसाइड का मतलब बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर बिसाइड्स नहीं होगा, इसीलिए जिस ऑप्शन में बिसाइड होगा वही तुम्हारा सही होगा। पर टॉम वॉज स्टैंड थोड़ी होगा, क्योंकि अगर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब की तरह किया है तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। इसीलिए तुम्हारा जो स्टैंड बिसाइड है ये गलत होगा। तो करेक्ट तुम्हारा बन जाएगा स्टैंडिंग बिसाइड। समझ पा रहे हो भाई। चलो देखो ना 2025 के सारे क्वेश्चंस को आप कैसे उड़ा पा रहे हो, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, है कि नहीं है। तो डरना नहीं है। इस बार जो लोग कमज़ोर भी हैं एकदम छाती मजबूत करो, और इस बार हमें एग्ज़ाम निकालना है, समझे, कैसे भी करके। हाँ, चूकना नहीं भाई इस बार। अगला लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बोला है फियर ऑफ अगलीनेस। देखो, इस प्रकार के जब सवाल आए ना, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने पे ही ध्यान दोगे तो ही आप क्वेश्चंस को बना पाओगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बताता हूँ, बोला है कि फियर ऑफ अगलीनेस, इसका मतलब क्या होगा। पहला लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिया, केकोफोबिया, एराक्नोफोबिया, एक्रोफोबिया। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि फोबिया का मतलब क्या होता है। फोबिया का मतलब होता है एब नॉर्मल फियर, और जो मेनिया होता है, मेनिया का मतलब होता है एब नॉर्मल क्रेज, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर।
एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट से डर, एराक्नोफोबिया का मतलब होता है स्पाइडर से डर, और फियर ऑफ जो अगलीनेस होगा इसका तुम्हारा बन जाएगा कैकोफोनिया। बोलो क्या बन जाएगा? कैकोफोबिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा बोलो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैकोफोबिया। ठीक है भाई, चलो वीडियो को शेयर करना भाई, ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, धीरे धीरे चैनल को आगे बढ़ाना है जिससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। अगला बोला है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, तो कौन सा बन जाएगा? देखो आपका बन जाएगा ग्रोटेस्क्यू, ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, देख के पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसका मतलब होता है अनयूजुअल। ठीक है, ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल, या फिर जो बहुत ही ख़राब हो, नॉर्मल ना हो, उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क्यू। अननेचुरल बोल सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि द टाइनी डियर स्टूड लुकिंग एट देम विद डैश आइस। ठीक है, अब आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक। क्या बनेगा बताओ? द टाइनी डियर स्टूड लुकिंग एट देम विद डैश आइस। ठीक है, अब देखो डियर छोटा था, उनकी तरफ देख रहा था, तो कैसे देखेगा? स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, ये तो होगा नहीं। एरिड का मतलब क्या होता है? ड्राई होता है, ये भी नहीं होगा। ल्यूमिनस ट्रांसपेरेंट तो होगा नहीं, बन जाएगा ल्यूमिनस, इसका मतलब चमकती हुई आंखों से, शाइनिंग। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर फादर जील्ड हिज एंग्री मदर। अब देखो सिंपल सी बात है, आप ऑप्शन पे फोकस करो। डू यू नो बोला है, तो अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा? इफ़ आएगा, या फिर बोलो क्या आएगा? वेदर आएगा। दूसरी बात, आप टेंस देखोगे, टेंस यहाँ पर बोला है डू यू सपोज, और जील्ड तुम्हारा लिखा हुआ है, ये तुम्हारा वर्ब का दूसरा फॉर्म, मतलब पास्ट में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच तुम्हारा किस में है? यहाँ पर बोलो प्रेजेंट टेंस में है, तो ये तुम्हारा चेंज होगा, बोलो किस में? पास्ट में। तो ही डिड सपोज तो होगा नहीं, है कि नहीं है? क्योंकि देखो जब तुम किसी सेंटेंस को चेंज करते हो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो याद करना जो तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है ये हमेशा असर्टिव में रहता है। बोलो किस में रहता है भाई? असर्टिव में रहता है। ठीक है, तो डिड तो आएगा नहीं, कट गया पहला वाला। वेदर ही हैड बोल दिया, कट गया। मुझे क्या चाहिए? पास्ट चाहिए, ये भी कट गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सपोज्ड लिखा हुआ है। तो मैंने बोला सब्जेक्ट और वर्ब को अगर आप पकड़े रहोगे तो आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 लिखा हुआ है इसमें बताना है होमोनिम। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है? देखो होमो का मतलब होता है सेम, ऑनिम का मतलब होता है नेम। तो स्पेलिंग सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, बट जो मीनिंग होगा वो बोलो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस। क्या लिखा हुआ है? बोलो एड्रेस। अब हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ पर एड्रेस एज आ होमोनिम इस्तेमाल हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो जैसे आपको पता है राइट, एक राइट का मतलब होता है सही, एक राइट का मतलब होता है दाहिना, समझे ना? तो राइट राइट आपस में बोलो क्या हो गए? होमोनिम हो गए। मतलब मीनिंग सेम होगा, स्पेलिंग सेम होगा, बट सॉरी मीनिंग अलग होगा, बट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बोलो क्या होगा? दोनों ही सेम रहेगा। समझ पा रहे हो भाई? चलो, तो यहाँ पर जो तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर होम एड्रेस की बात किया गया है, मतलब मुझे उस ऑप्शन को पिक करना है जहाँ पर एड्रेस का इस्तेमाल होम की तरह ना किया गया। यहाँ पर देखो परमानेंट एड्रेस की बात किया तो पहला वाला तो कट ही गया। द डिलीवरी ड्राइवर कॉल्ड मी बिकॉज ही वॉज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग माई एड्रेस, ये भी तुम्हारा गलत हो गया। यहाँ पर देखो 4 में बात किया गया रेसिडेंशियल एड्रेस की, ये भी गलत हो गया, इसीलिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है मिलियंस ऑफ पीपल ट्यून्ड इनटू वॉच द प्रेसिडेंट्स टेलीवाइज्ड एड्रेस। ठीक है, इसीलिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब मुझे बताना है इडियम का मतलब। टू स्ट्रेन एट आ जिनॉट एंड सॉलो आ कैमल। ठीक है, इसका क्या बनेगा? इसका मतलब होगा, देखो इसका मुझे बताना है मीनिंग। पहला लिखा हुआ है टू बी एक्सट्रीमली फिजिकली वीक, टू हैव अ वेरी लार्ज एपेटाइट, टू फस ओवर ट्राइफल्स वाइल इग्नोरिंग बिग इशूज़, टू बी मेटिकुलस। तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फस ओवर ट्राइवल्स वाइल इग्नोरिंग, मतलब बड़े इशू को छोड़ करके छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, उसी को बोलते हैं कि टू स्ट्रेन एट आ जिनॉट एंड सोलो आ कैमल। क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी हमें अरेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को भी बोलो क्या करना है, अरेंज करना है। पैरा जंबल है, इसमें भी आप जोड़ा बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। वर्ब के तीसरे फॉर्म के साथ बोलो क्या आता है, बाई आता है। मतलब बी और ए का जोड़ा बना, जहाँ बी होगा वही सही आंसर होगा। पहला वाला ऑटोमेटिकली कट गया। ठीक है भाई, अब देखो सी से तो स्टार्ट होगा नहीं, दैट से ये भी कट गया। डी बचा, बी बचा। अब यहाँ पर बन जाएगा द फिलोसफर वॉज कैप्टिवेटेड बाई द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ के बाद दैट तो आएगा नहीं, मतलब ए के बाद आना चाहिए डी। ए के बाद डी आएगा ऑप्शन नंबर 3 में, इसीलिए बन जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। अब तुम खुद ही सोचो, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, तो यहाँ पर जज ने बोला विटनेस को बुलाओ, मतलब सेंटेंस तुम्हारा कैसा है, इम्परेटिव है। ठीक है ना, अगर सेंटेंस इम्परेटिव है तो यहाँ पर उड़ तो आएगा नहीं, ऑर्डर किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगा ऑर्डर्ड दैट। याद करो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें भी दैट का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हो फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, और अगर डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, टू आएगा, बी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, सॉरी, जब आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में किया गया है। समझ पाए ना? अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। ठीक है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे, 50 भी करेंगे। ठीक है, बट आपको टिके रहना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। बाकी जो है कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए हम 10 से 20 मिनट का रिकॉर्डर करके डाल देंगे, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ है द मैसिव एक्सटीरियर वॉल ऑफ द ओल्ड मैंशन वॉज बीइंग पेंटेड। बीइंग पेंटेड का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा पैसिव में है, इसको हमें चेंज करना है एक्टिव में। मतलब एक्टिव में जो टेंस लगेगा वो क्या लगेगा, बोलो, कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। वाज बीइंग लिखा हुआ है तो टेंस बोलो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यहाँ पर पेंटेड आ गया गलत है, आर आ गया गलत है, हेड आ गया गलत है, इसीलिए बन जाएगा तुम्हारा वर पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए ना सभी लोग? तो आज का सीरीज़ अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 में, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करेंगे। समझ पा रहे हो ना? आप बस इस पर टिके रहो, करते जाओ। ठीक है, और बाकी जो पुराने वीडियोज़ हैं उसको देखते रहो, आपका हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।